सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन के तहत लाहौर के जिन इलाकों को सील किया गया था उनमें से एक और इलाके सबनाबाद के अनवर पार्क को कोई नया केस रिपोर्ट ना होने पर 16 रोज के बाद डीसील कर दिया गया है। अनवर पार्क समेत 4 इलाकों को डीसील किया गया है, जबकि शहर के 28 इलाके अभी तक सील हैं। जबकि दूसरी जानिब लॉकडाउन में नरमी की बात की जाए तो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत और ताजिर एक पेज पर मौजूद नहीं है। ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि फैसलों में इब्हाम मौजूद है और उनकी जानिब से कहा गया है कि आज वो हर सूरत में अपनी मार्केट्स खोल लेंगे, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत हफ्ते और इतवार को छुट्टी करार देते हुए कह रही है कि पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया जाएगा और उसका नोटिफिकेशन आज जारी होगा। उधर माहिरीन ने लॉकडाउन में नरमी को खतरनाक करार दे दिया है। इन तमाम मामलों पर, शहर की सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल है, उसके साथ साथ ईद भी आने वाली है। ईद आए, खवातीन नए जोड़े न पहने, ये तो खैर मुमकिन नहीं है। तो ईद सजने संवरने का त्यौहार तो है, इसलिए हर कोई मुनफरिद नजर आने के लिए तैयार है। इस बार लॉकडाउन ने दर्जियों के नखरे भी कम कर दिए हैं। खातून ने भी किया ऑनलाइन खरीदारी पर इन्हसार और मनपसंद ब्रांड्स के मलबूसात घर बैठे ही खरीद लिए। जुनैर इलियास की रिपोर्ट देखते हैं। इस बार दर्जी ना कर सके अपनी मर्जी। कोरोना के हालात में तो सब कुछ उल्ट हो गया। जिन दिनों में दर्जियों की दुकानों पर बुकिंग बंद के बोर्ड लगते थे, एंड इन्हीं दिनों में दर्जी ग्राहकों के मुंतजर हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की तो दर्जी की दुकानें तो फौरी खुल गई, लेकिन फायदा तो तब होता जब कपड़े की दुकानें भी खुलती और दर्जी तक सूट पहुँचते। रही सही कसर ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत ने निकाल डाली। अब हालात जैसे भी हो, खवातीन ने तो सजना संवरना है। लॉकडाउन में भी खवातीन ने शॉपिंग के लिए आसान हल ढूंढ लिया और ईद के लिए जी भर के ऑनलाइन खरीदारी की। किसी ने ट्राउजर शर्ट खरीदी तो किसी को प्लाजो और शॉर्ट शर्ट पसंद आई। बस ऑनलाइन ऑर्डर किया और सिले सिलाए कपड़े घर मंगवा लिए। खवातीन का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ही की है। लॉकडाउन की वजह से कपड़े की दुकानें बंद हैं। अब एक आध सूट दर्जी से भी सिलवाएंगे। दुकानें तो बंद हैं, मैंने ऑनलाइन थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है और जो है ना कुछ एक आध सूट दर्जी के पास भी लेके आई हूँ सिलवाने के लिए। अब की दफ़ा हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया लॉकडाउन की वजह से, तो क्या कहते हैं एक सूट रह गया, अब हमने टेलर को देना है सीने के लिए। दुकानें बंद हैं तो जा नहीं रहे हैं बाजार, और जिसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ी है। कोरोना की वजह से बाहर जा नहीं सक रहे, शॉपिंग नहीं हो रही, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इधर दर्जी भी ग्राहकों के मुंतजिर। सादा सूट की सिलाई 1000 रुपए, जबकि डिजाइन वाले की 1500 मुकर्रर। एक दर्जी का कहना है कि दुकान तो खोल रहे हैं मगर ग्राहक नहीं आ रहे, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। पहले तो रमजान में टाइम नहीं मिलता था, इस बार अभी तक बुकिंग खुली है। काम हमारा होता है पहले रोजे से दूसरे रोजे तक बुकिंग बंद हो जाती थी। इस दफ़ा ये है कि काम बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इस बार दर्जियों ने बुकिंग बंद की, न ही सिलाई की कीमत बढ़ाई। इसके बावजूद खवातीन ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रही हैं। लॉकडाउन में मीठी ईद की तैयारियां, दूसरा अशरा शुरू होने के बावजूद भी लॉकडाउन में नरमी ना देखी गई तो खवातीन ने ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ा लिया। तमाम ब्रांड्स की मसनूआत ऑनलाइन दस्तयाब हैं। देखा जा रहा है कि खवातीन ईद की शॉपिंग इस दफ़ा ऑनलाइन करती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जुनैर इलियास, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। लॉकडाउन में दर्जियों की मर्जियां भी यकीनी तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट्स बंद हैं। कुछ मालूम नहीं है कि खातून इस बार जो कपड़ा रॉ मटेरियल है वो खरीदती भी हैं या नहीं खरीदती, या फिर ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने पर इन्हासार करती हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान मलिक, अब हमें ये बताइए कि जिस तरह से अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि SOPs पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जियाँ, क्योंकि ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूरी बनवाना है या फिर मास्क पहनना लाजिम है
तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताजिरों की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो हाथ उठा चुके हैं। नहीं सिद्रा, चूंकि जिसकी दुकान होगी उसने अपने लड़कों जो वहाँ पे खड़े करेंगे वो खुद वो खड़े होंगे अपने गले पे, तो उनको तो पहनना जरूरी है ना उनका मास्क। पहले तो उनका ये है ना कि उन्होंने मास्क पहना या नहीं पहना, उन्होंने ग्लव्स पहने या नहीं पहने। तो जो वहाँ पे एक बंदा और एक जो मेन ताजिर होगा वो वहाँ पे एक दुकान के अंदर खड़ा होगा, कहीं दुकानों पे जो है दो दो लड़के भी होंगे। मगर चूंकि ये छोटे कारोबार हैं, छोटी दुकानें हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो है कि ज़्यादा बड़ी दुकानें नहीं खोलने जा रहे। कोई आपका कोई बड़ा प्लाजा, कोई बड़े सेंट्रल जो मॉल हैं वो नहीं खुलेंगे, मगर जो ये दुकानें खुलेंगी तो यहाँ पे भी तो कस्टमर आएगा। अच्छा इमरान मलिक, 100% आएगा। इसमें सवाल ये भी है कि ये जो अगर हम मशहूर बाजारों की बात करें जिसमें इचरा है, अनारकली है, लिबर्टी मार्केट है, में मालम है, या फिर हमारी दीगर मार्केट्स हैं, उनका जिक्र नहीं है, वहाँ पर भी तो छोटे कारोबार होते हैं। देखिए सिर्फ फिर वही बात है कि फर्ज करते हैं अनारकली है, तो अनारकली में कोई इंडिविजुअल एक दर्जी तो है नहीं है। बिल्कुल। अब एक दर्जी जो है वो किसी मार्केट में आप G1 मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे तो बैठा नजर आ सकता है। और हमारे मार्केट्स की बाजारों की नेचर ही ये है कि मिला जुला कारोबार। अनारकली में बानो बाजार में हर दुकान के साथ एक दर्जी है। बिल्कुल। अनारकली में जहाँ पे भी कोई आप मर्दों की शॉपिंग है तो वहाँ पे ऊपर एक दर्जी बैठा हुआ है, तो इसलिए वो खोल नहीं सकते कि अगर ये खुल गई तो यहाँ पे रोजाना उनके सर्वे कहता है कि यहाँ पे रोजाना कम से कम 1.5 से 2 लाख बंदों का विजिट है। ठीक है, आपकी गाड़ियाँ, आपकी पार्किंग, आपका मॉल रोड। देखें पहले एक ये भी आई थी सिचुएशन कि 3 रोज इस मार्केट को खोला जाएगा, फर्ज करते हैं मॉल रोड नकी मार्केट को, और 3 रोज फिर सामने पैनोरामा को खोला जाएगा। और इनके साथ अब ये तमाम सिचुएशन जो है ना, जब फेडरल की तरफ से ऐलान हुआ है कि आपने बकायदा जो है ये सूरत हाल को इस तरह से करना है कि छोटी मार्केट्स खोल दें। ठीक है इमरान मलिक, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं आप प्रोग्राम में। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, ये गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसला सामने आया है लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, बहुत सारे मामलात हैं जिनका क्लियर होना बाकी है, क्योंकि ताजिरों की जानिब से बता दिया गया है कि हम हर सूरत अपना कारोबार करेंगे, लेकिन अभी तक इबहाम मौजूद है कि कौन से कारोबार को इजाजत होगी और कौन से सेक्टर को इजाजत नहीं होगी। हमारी जिंदगियों में इबहाम तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन बुनियादी बात ये नहीं है। बुनियादी बात ये है कि हमें जो लोगों के जो क्योंकि सरकार और पब्लिक की जो मुदाखलत है आम लोगों की जिंदगियों में वो कम है, और लोग अपने तौर पर जिंदगी बसर करते हैं इस माशी निज़ाम के अंदर। किसी ने अपना कोका खोलना है तो रोटी खानी है, किसी ने सेब बेचने हैं तो रोटी खानी है, किसी ने मोबाइल की दुकान खोलनी है तो रोटी खानी है। तो इसलिए रियासत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे होने वाली अमवात की शरह दुनिया के मुकाबले में 0.2% है, और ये अल्लाह का हम पे करम हुआ है। इसकी अभी साइंसी तहकीक हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है सब कॉन्टिनेंट में कि यहाँ पे उतनी तबाही नहीं हुई जितनी इटली में हुई है, अमेरिका में हुई है, या स्पेन में हुई है, या लंदन में हो रही है। लेकिन हमारे पास और क्या ऑप्शन है? जिस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सड़कें, मकान, घर, आर्किटेक्चर जो है वो किकबैक्स पे बनता हो, और ठेकेदारी एक निज़ाम जो है वो चलता हो, जहाँ पे ना आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, ना आप कोई प्लान्ड इकॉनमी तो ये है नहीं, कोई यहाँ पे। अब मुझे बताएं, शराब गोट है उस पर आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग कर देंगे? हमारे यहाँ जो जिंदगी में गुजारने का तरीका है, जैसे हम रहते हैं, इसमें आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं? जिस मुल्क के आर्किटेक्चर ऐसा हो कि एक कमरे में 5 से 7 बंदे रहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? फिर रियासत पर कोई रिलायंस ही नहीं है, कुछ ये वेलफेयर स्टेट तो है नहीं। आपने सुबह घर से जाना है, घर से निकल के रोटी कमानी है और रात को अपना पेट भरना है, रोजाना कुआं खोदना है, मुहावरतन कह रहा हूँ तो पानी पीना है, तो आप कैसे बंद करेंगे? लिहाजा ये खोलना ही था, इन्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही चॉइस थे इमरान खान के पास की, लोगों को कोरोना से मारेगा या उनको भूख से मारेगा। तो इस रियासत ने ये फैसला किया है कि भाई लोग अपने जाएं, अपना कारोबार अपना करें, और उसके साथ साथ जो इन्फेक्ट होते रहेंगे, जो बच जाएंगे, क्योंकि 86% लोगों को तो ये किसी सिम्टम के बगैर उनके जिस्मों से होकर निकल जाएगा। पीछे 14% बचेंगे, उनमें से 2-3% को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। अगर ये नहीं हम
सर जी, आपने जी। बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जो इजाजत ही नहीं देता कि लोगों की जिंदगियों में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा मुदाखलत हो, या फिर हमारा सिस्टम की यहाँ पर बात आ जाती है। लेकिन बात फिर वही है कि जो छोटे कारोबार हैं या फिर जो बड़े कारोबार हैं, अगर कुछ सेक्टर्स को इजाजत मिल जाती है, बाकी ताजिर तो गवर्नमेंट से नाराज हो रहे हैं। पहले ही गवर्नमेंट और ताजिरों के दरमियान कोई पूरा एतमाद फजा कायम नहीं है। देखिए, बात ये है कि आप ताजरों में भी एक तबकाती तफरीक है। जो लोग हैं जो जिनके पास बेशुमार दौलत है, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग उनको तो बड़ी अच्छी लगेगी। घरों में रहेंगे, उन्हें गाड़ी चलाना भी बाहर आके अच्छा लगेगा सारी सड़कों पर। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी एक्टिविटी से रोजाना की रोटी कमानी है, या ये एक दिहाड़ीदार निजाम है मैशत का कि रोजाना आपने अपनी रोटी कमानी है, रोजाना खानी है। जिस दिन आप रोटी कमाने के लिए नहीं जाएंगे, उस दिन रात को आप भूखे सोएंगे। ये है आपका निजाम मैशत सादा जबान में। तो आप कैसे रोक सकते हैं लोगों को? लोग जो है, अगर आप उनको रोकेंगे, घर में भूखे प्यासे बैठेंगे, तो किसी दिन बिलबिला के बाहर आके एक नया सोशल अनरेस्ट कर देंगे, आपके गले पड़ेंगे। आप उन्हें दे सकते हैं, घर बैठा के खाना खिला सकते हैं, इतनी जान है रियासत में। इस रियासत का तो काम ठेके बेचना है और ठेकों में से माल कमा के इस पर जो काबिज लोग हैं उन्होंने बाहर भेजना होता है। ये धंधा है इसका। तो जब आपके हुक्मरान तबके का धंधा माल कमाना और माल जो है वो अंदर करना और इस तरह वो कैसे, वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट। जो वेलफेयर अब शायद पोस्ट कोरोना के बाद यूरोप में भी ये तरीके दोबारा चलेंगी, क्योंकि वो भी इस वेलफेयर स्टेट जो उनके पास थी चंद सोशल डेमोक्रेसी में, उसे वो अजायब घर में रख देना चाहते थे अपने लालच की वजह से। अब देखो अमेरिका का क्या असर हुआ। $22 ट्रिलियन की इकॉनमी है और कोरोना के आगे इस तरह बेबस है कि आप सोच नहीं सकते क्यों है। उसके साथ 2-2.5 घंटे की फ्लाइट पे क्यूबा है, वहां ये दवाई क्यों नहीं आई? वहां पे क्यों भी 50-60-100 से ज्यादा आदमी नहीं मरा? ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी सईद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि पोस्ट कोरोना यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी आने वाली हैं। ऐसे लोग बल्कि ऐसे ममालिक जो कि जोम में थे कि हमें कभी कुछ नहीं होगा, हम बड़े अमीर हैं, दुनिया पे हुक्मरानी करते हैं, कोरोना ने उनको भी आगे लगा के रखा हुआ। लेकिन इमरान, मैं टॉपिक पे वापस आऊँगी कि हमारे जो आज नोटिफिकेशन होने वाला है, कब तक फैसला हो जाएगा इस तमाम मामले का? देखिए, तमाम लोगों की नज़रें इस वक्त जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ हैं, और चूँकि आज फैसला होना है और हर सूरत आज 9 मई है, इसके बारे में एक हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का भी कहा गया है कि 2 दिन छुट्टी, हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। हाँ। और जो मार्केट्स हैं वो 5 दिन खुलेंगी। सुबह फजर के बाद जो है वो 5 बजे तक, आप शाम 5 बजे तक कारोबार कर सकते हैं। अब ये सूरत हाल को बताने के लिए तमाम लोगों का एक ही तरफ जो है वो जहन आज के दिन कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं या कोई और मिनिस्टर जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं, हेल्थ एडवाइजरी क्या कह रही है, हेल्थ इस वक्त क्या कह रहा है कि आपके पास जगह नहीं है, कोई कोरोना का मरीज़ पॉजिटिव होकर आ जाता है तो आपके पास जगह नहीं है, आप उसको सेल्फ आइसोलेट करते हैं। उसके लिए कानून क्या बनाया है इन्होंने, इनको हल्फनामा लेना पड़ेगा, उसकी समरी पे भी आज साइन होंगे। ये तमाम दर चीज़ें जो है ना, ये इससे ही जुड़ रही हैं। लेकिन इमरान मलिक, मेरा सवाल फिर आपसे, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होता क्या होगा? दुकानों को बंद करवाया जाएगा? जिम्मेदारी किसकी होगी कि इम्प्लीमेंटेशन करवाना है? सिद्रा, देखिए, आपने ये इस 1.5 माह में ना वज़ीर आज़म की एक तकरीर को हमने गौर से देखा, आपने भी, कि उन्होंने कहा कि छोड़ दें इनको, ये इनको नहीं समझ लग रही। उन्होंने लाइव कैमरा कहा, उन्होंने कहा कि ये गैर संजीदगी का छोड़ने वाला मामला है। आपकी जेलों में जगह नहीं है, अगर जेलों में भेजते हैं तो वहाँ पे भी कोरोना के मरीज निकल आते हैं। अब ये प्रॉब्लम इस वक्त ये आया हुआ है कि हुकूमत को अब इस साल में तो उसको पता लगेगा कि कोरोना है क्या। जिसमें डेंगू आया था एक वक्त में और डेंगू ने बेशुमार हमले किए, मगर कोरोना और डेंगू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पेंडेमिक कोरोना में एक बॉडी टू बॉडी वायरल है ये। अब डेंगू जो है उसका मच्छर का होता था कि जी मच्छर लार्वा पैदा हो रहा है, इससे ये मच्छर काटेगा, इससे डेंगू हो जाएगा। मगर इसका सूरत हाल ये है कि जो लोगों की तरफ से आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि इनको सजाएं कोरोना वाले मरीज को भी सजा वाली बातें, इम्प्लीमेंटेशन वही ना। देखिए, तो आपके सामने ये 1.5 महीना जो है वो लॉकडाउन आज से नरम होने जा रहा है, जो इतलात है, मगर 1.5 महीने में आपके सामने आपको क्या सड़कों पे रश कम नजर आया है?
नहीं, सड़कें भरी हुई हैं। पहले 6-7 दिन ऐसे लगता था कि लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद यकीनी तौर पर हो गया। हाँ। और अब की सूरत हाल जो है कि अब देखिए 50 मार्केट जो है वो भी खोलना कोई खाला जी का वारा नहीं है, वहाँ पे भी लोगों ने आना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इमरान ने बता दिया जी आज बहुत अहम फैसले होने वाले हैं, वज़ीर आला साहब की जानिब से बाकायदा ऐलान किया जाएगा, फिर ही मालूम हो पाएगा कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं जिनको लॉकडाउन से इस्तिस्ना मिलने वाला है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है लॉकडाउन में नरमी का, लेकिन अगर बात की जाए चाइना के वुहान शहर की जहां से ये वबा फूटी थी, वहां पर 76 दिन का लॉकडाउन रखा गया था और एक कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन रखा गया था। उसके बाद जब वहां पर 0 केसेस रिपोर्ट होने लगे तो लॉकडाउन खोला गया था। एक्सपर्ट्स की टीम पाकिस्तान भी आई थी, लाहौर भी आए थे, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि लॉकडाउन में सख्ती भी होनी चाहिए और इसे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 1.5 महीने का लॉकडाउन करके, वो भी जुज़वी लॉकडाउन, बहुत सारे लोग थे जो बाहर मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका घर में दिल नहीं लगता था, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर भी मौजूद थे। आखिर 1.5 महीने के बाद जुज़वी लॉकडाउन में भी नरमी होने जा रही है। डॉक्टर्स इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्योंकि अब एक दिन में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 800 से 900 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर शहर में सिर्फ 406 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सदर हैं जी PMA के अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। हमें ये बताइए कि आपकी जानिब से मुसलसल मुखालफत की जाती रही है कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, अभी क्या सूरत हाल होने वाली है आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन में नरमी हो जाएगी? आपने बच्चों 2 बातें कह दी। एक तो ये कि मेरी तरफ से ये नहीं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से है कि लॉकडाउन होना चाहिए, सख्ती रहनी चाहिए। मतलब सख्ती नहीं, आप क्यों तलखी पैदा करती हैं? सख्ती वाय सख्ती। आप किसी को ये कहें कि आग के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए, आपने देखिए आप बच्चे के साथ कितना जुल्म कर रही हैं। आप कहें किसी को पहाड़ी से नीचे छलांग नहीं लगानी चाहिए, आपके देखें बच्चा खेलना चाहता है और या मतलब किसी का भी कौम का दिल चाहता है, तो इट इज़ नॉट अ सख्ती, इट इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस, कि हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस कैसी है? जो दुनिया के अंदर हुआ है। हम मतलब माशाल्लाह मिन हैसुल कौम बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अल्लाह की बड़ी हमारे ऊपर रहमत है, हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, हमारे पास मौसम दुनिया के सबसे अच्छे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन हम दुनिया से अलग नहीं हैं। हम दुनिया से, हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है, जो भी इस किस्म के इंटरनेशनल ग्लोबल जो आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनसे कोई हट के उन चीज़ों के साथ देख सकें। सो वी हैव टू बी विद इन द कम्युनिटी। और इसको एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता था पहले बहुत ज़्यादा, द ग्लोबल विलेज। तो इट इज़ द ग्लोबल विलेज, हम उसके इम्पैक्ट से हट नहीं सकते। और हम जो एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और मैं ज़ाती हैसियत में अगर चले, आपने मुझे इज्जत बख्शी दी कि मैं ही इसको ऐसे करूं। नहीं डॉक्टर साहब, PMA की बात की थी मैंने, आपको सदर हैं आप। आई एम ऑनर्ड, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करके कह रहा हूँ कि आई एम ऑनर्ड, आई एम ग्रेटफुल सर्टेनली। तो उसके अंदर जो है हम लोग जो कोशिश करते हैं, मैं आज भी आपके प्रोग्राम की वजह से आज एक छोड़ के आऊँ कि एक हमारी कन्फेडरेशन है ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस इन एशिया, अभी हमारे प्रेसिडेंट, और वी स्पीक अबाउट ऑस्ट्रेलिया से लेके और इजराइल तक उसके मेंबर्स हैं। और एवरी सैटरडे सुबह 9 बजे हमारा कोई 1.5-2 घंटे का सेशन होता है वेयर वी शेयर। उसके साथ हमारे यहाँ लकीली मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब सोमिया शी इज़ अ लर्नर और बड़ी अथॉरिटी है सारे अमल में। समहाउ कुदरत का हमारे ऊपर मेहरबानी है, कोई क्लाइमेट का इशू है, या जो भी हम समझ लें, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और हमें पता नहीं क्यों आदत एक पड़ गई है कि हम डेथ टोल को देखते हैं, जो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, लो जो यूरोप के विच दे बड़ा थे 3.5 बंदे मरते क्यों नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट द इशू कि आपके पास डेथ टोल कैसी है। हम आया कि देख भी पा रहे हैं कि जो लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, जो लोग जानें दे रहे हैं, आया कि वो किस वजह से मर रहे हैं। अगर थोड़ा सा सर्वे किया जाए कब्रिस्तानों के और बाकी चीज़ों के लिए, तो जो अभी एस्टिमेटेड कहा जाता है कि देयर इज़ 40% से 46% रोड साइड एक्सीडेंट जो डेथ्स हैं वो कम हुई है।
अब अगर कम हुई हैं तो कब्रिस्तान के अंदर वो भी चीज़ें कम हो जानी चाहिए। अब ड्यू टू पोल्यूशन जो हमारी अमवात होती थी या कॉम्प्लिकेशंस थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि कब्रिस्तानों के अंदर अभी तक जो है वो दफनाने वाला जो नंबर है वो तकरीबन वैसा ही है, थोड़ा सा अगर फ़र्क भी पड़ा होगा तो वैसे ही। सो मीन बाय जिसको मैं कहना चाहता हूँ, कराची के अंदर एक खबर थी कि 60% जो है वहाँ पे 60 लोग जो हैं उनके बारे में खदशा है कि वो गालिबन कोविड-19 की वजह से डेथ हुई। डॉक्टर साहब, इस पे मैंने मजीद भी यकीनी तौर पे बात करनी है। ये वो लोग डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, सडन डेथ जो कि बिल्कुल ठीक थे, उनका पॉजिटिव था, कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इससे पहले कि उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है उनकी डेथ हो जाती है। देखिए सिद्रा, ये जो डिज़ीज़ है नोवल कोरोना वायरस की वजह से, ये नोवल है, न्यू है, तो ये एक नई तरह ही प्रेजेंट कर रही है। हमने ज़रूर ऐसे केसेस देखे जो बिल्कुल स्टेबल हैं या एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और वो सडनली डिटीरियोरेट कर जाते हैं, और इसीलिए शायद हुकूमत ने होम आइसोलेशन जो है वो अलाउ नहीं की थी ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहें और उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि जो खून में ऑक्सीजन की मिकदार है वो फ्रीक्वेंटली चेक होती रहे, ताकि बिफोर कि वो सीरियस हों उनको आप एड्रेस कर लें इशूज़ को। तो एसिम्प्टोमेटिक हमारे पास ज़्यादा केसेस हैं, माइल्ड केसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप रिव्यू करें तो ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स आपने देखा होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस, नंबर ऑफ़ क्रिटिकल केसेस और नंबर ऑफ़ डेथ्स, ये तीनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ऑब्वियसली रीज़न जैसे निज़ामी साहब ने कहा कि नरमी जो है लॉकडाउन में, और जो लोगों का एक कैजुअल रवैया हो गया है, एक तो हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी लीनियंसी का मुजाहिरा किया गया और लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के दिमाग में ये बात आ गई, जो मेरी एक फीलिंग है कि लोग कहते थे कि ये एक्सपर्ट्स आते हैं, ये हर हफ्ता कहते हैं अगला हफ्ता बड़ा मुश्किल है, फिर अगला हफ्ता भी गुजर जाता है, फिर कहते हैं पीक अगले 2-15 दिन में आएगी, फिर गुजर जाता है। तो वो जो एक शेर आया वाली है ना, ये कुछ नहीं हो रहा, लोगों ने ये परसेप्शन ले लिया है। लेकिन हम लोग जो बहुत क्रिटिकली डाटा को रोज़ एनालाइज कर रहे होते हैं, वो हम देख रहे हैं कि हमारी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल उसी तरह जा रही है जैसे यूके, इटली और यूरोप में जा रही है। सो वो भी अपने 8th वीक के बाद उनके नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हुए और अभी वो 18th 19th वीक पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं। मैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा से आपको वापस लाना चाहूंगी कि वो केसेस जो कि जिनकी सडन डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं अचानक से, उनमें ऐसा बॉडी में क्या तब्दीली आई है? एकदम से वायरस इतना कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया कि उन्होंने उनकी जान ही ले ली? देखिए, जो पेशेंट्स सडनली कोलैप्स करते हैं और जिनमें सस्पिशन होता है कि उन्हें कोविड, एक तो हम उनके सारों के सैंपल्स ले रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सैंपल पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। आफ्टर डेथ ये पॉसिबल है? जी, हम सैंपल उसी वक्त ले लेते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो अगले दिन आ जाती है। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल जो है वो कोमॉर्बिडिटीज का भी है। हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि जो इसके अलावा पेचीदगियाँ होती हैं इंसान के जिस्म में, शुगर की वजह से, दिल के आर्जे की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती हैं। और जो ओल्ड एज है उनके पेशेंट्स क्योंकि जनरली इन किसी आर्जे में लाहक होते हैं और उनको ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इन्फेक्शन भी हो जाए तो उनका मुदाफ़ती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो कोप कर सके। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, डाइंग बिकॉज ऑफ कोरोना एंड डाइंग विद कोरोना, ठीक है? सो एक बीमारी है और उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डीकम्पनसेट होकर बीमारी बढ़ सकती है और मौत का बायस भी। बिलाल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन टेस्टों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर खला कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि तकरीबन 8-8 दिन से 5-5 दिन से अपने टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई, जबकि माहिरीन ये कहते हैं कि 24 या मेरा ख्याल है कोई 3 दिन के बाद सैंपल एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल सिद्धा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस के हवाले से किस तरह केसेस में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है, स्मार्ट सैम्पलिंग भी हो रही है, फिर उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो केसेस तो अल्टीमेटली बढ़ने ही है। ये इससे पहले जो WHO है उसकी जानिब से प्रेडिक्शन थी कि 22 मई से 25 मई पाकिस्तान में पीक टाइम शुरू होगा, जो कि फिर ऑनवर्ड चलेगा और जुलाई तक केसेस की तादाद बड़ी रैपिडली ग्रो करेगी। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और हम देख भी रहे हैं कि कल लाहौर में 488 जो केसेस हैं वो सामने आए। पूरे पंजाब में 961 केसेस जो है वो सामने हुए। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1700-1800 के करीब जो केसेस सामने आए। तो उसकी सारी की बेसिकली जो वजह ये है
कि अब लोकल ट्रांसमिशन सबसे अहम चीज़ एक बन चुकी है, क्योंकि वो अब जब उसकी प्रिवेलेंस जो है वो 86% जो है वो स्प्रेड हो चुकी है, आवाम में फैल चुकी है, तो अब उस साइकिल को, उस चेन को तोड़ना सबसे अहम जो है इशू बन चुका है। अब जिस तरह ये लॉकडाउन में नरमी और सख्ती के हम मामला में अक्सर जो गुफ्तगू करते रहते हैं, अब इशू ये है कि अब इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म करें या जारी रखें। केसेस की तादाद उतनी ही आनी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो लोकल ट्रांसमिशन जो है वो फैल चुकी है, मुकामी अफराद में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। फिर एक सर्वे भी मैंने पढ़ा था, एक आर्टिकल जिसमें स्वीडन और नॉर्वे इन 2 कंट्रीज़ का था ये, जिसमें से एक ने इसको किया था लॉकडाउन और दूसरे ने नहीं किया था, लेकिन केसेस की रेशो जो थी अल्टीमेटली दोनों में सेम ही थी। तो इस वजह से हमने जो टाइम था वो हमने वेस्ट कर दिया, हमने उस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेने जिस तरह लेने चाहिए थे। आगाज में जब लॉकडाउन हुआ तब उसका फिर इफेक्ट जो है वो डॉक्टर साहब, बिलाल चौधरी को जो लगता है कि लॉकडाउन हो या ना हो, नरमी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ऐसा है या फिर आने वाले दिनों में नरमी होगी तो मामला बिगड़ जाएगा? अगर देखेंगे ये सिदरा सिंपल बिलाल होता तो मैं ये बिलाल चौधरी है। हाँ, अच्छा। इससे पहले कि मैं इस रेफरेंस से, और बिलाल ने बहुत वाइज बात की कि इस चेन को ब्रेक करना। बिल्कुल। जब आप चेन ब्रेक कर लेते हो तो फिर मीन बाय कि आप उसके ऊपर कंट्रोल भी कर लेते हो, एक चीज। दूसरी चीज है कि दैट इज द कंसर्न ओवर द सिविरिटी, कि उसकी जो सिविरिटी और आपके ऊपर डिजीज बर्डन है वो कैसे और कितना करके आ जाएगा। दीज आर द टू। शुरू में जब आया था तो बड़े साइंटिस्ट लोगों ने बड़ा लाउडली दे स्पोक अबाउट हर्ड इम्यूनिटी। आपको भी अब तो ये अजबर हो गया होगा जी, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वेयर एज मतलब अगेन आई विल रेफर टू प्रोफेसर सोमिया साहिबा कि देखने में यही चीज़ आई है, और जो साइंस ने और हमारी ऑब्जर्वेशन ने और सारे रिजल्ट्स ने जो बताया है कि अगर आप चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हो तो आप डबल बेनिफिट्स लेते हो। इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर, इट इज़ अबाउट द प्रिवेंशन, कि आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। आपके जो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन कितना आता है एक चीज़ के लिए, और दूसरा चीज़ ये समझना कि वहाँ बहुत ज़्यादा एकदम से आउटब्रेक हो जाएगा, आप उस चीज़ को रोक लेते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे मतलब साइंस के लिए ये बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने इन्फेक्ट होना है। ठीक। ये हमने जो कैलकुलेशंस एक लगा के समझ लेते हैं ना कि जी इससे 80% लोगों ने तो आना ही आना है। फिर एक मतलब अगेन जो सियाने लोग हैं जी, जो दुनिया चाहे तो दुनिया तो जाना भी है। इट इज़ वेरी सिंपल। इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग, इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। इस वजह से मैं जो आपने शुरू में फरमाया कि मैं प्रोपोगेट करता हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि जो हमें साइंसदान जैसे प्रोफेसर अगेन सोनिया और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हमें बताते हैं कि इट इज़ 76 to 86 डेज हैं विच आर सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर हम उसको किसी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, कोई बेहतर अपना समाजी फासला रख सकते हैं, अपने जो भी मतलब बताते हैं, हाथों को साफ रखें, कपड़ों के बारे में व्हाट्सएवर ऑल, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो उसके साथ ये चीज़ है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अब हम सब लोग ही साइंस की बातें करते हैं, और प्रोफेसर सोमिया साहबा ने भी कहा कि जो टेस्ट है ना, टेस्ट का नेगेटिव होना डज नॉट मीन बाय कि उसको कोविड-19 नहीं था। हमारे साथ जो सबसे अच्छा टेस्ट भी है उसकी भी आजकल कैपेसिटी 67 to 70% समझा जाता है कि ये एग्जैक्ट बताता है। सो देयर इज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आजकल मेडिकल साइंस में कोई ऐसा 100% टेस्ट नहीं है जो हमें ये बता देगा कि ये। मैं अभी आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, तो हमने एक कोई 3 अप्रैल को, मतलब मुझे वो दिन भी याद है, अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो भी शुरू किया हुआ है कि ये जो हम रैंडमाइज किस्म की स्टडीज़ करेंगे, उसमें मैं गिला तो नहीं करता, चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट खैर से अब हमारे ही समझा जाता है जी, पीएमए हेल्थ डिपार्टमेंट चला रही है और अच्छी परसेप्शन है, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और मैंने पर्टिकुलर, और इत्तेफाक से मैं थोड़ा सा बता दूं, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आई डिड माई पीएचडी भी मैंने वे बैक किया 1988-89 में, जब दुनिया हाथों से लिखती थी और वो सारों के साथ, और रेफरेंस भी खुद जाके लाइब्रेरीज में बैठा पड़ता। तो मैंने इसके लिए स्पेशली खुद इंटरेस्ट लेके ये जो प्रपोजल्स थी वो बना के हेल्थ डिपार्टमेंट में सबमिट करवाई थी, और साइंटिफिक बुनियाद रखी थी। वो बुनियाद हमने ये रखी थी कि 9 टाउन है लाहौर के अंदर, 9 टाउन्स के अंदर 1000 का हम सैंपल
कलेक्ट करते हैं एक टाउन से। अगर हम देखते हैं कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो इससे इफेक्ट हो चुकी है, दो तरह के टेस्ट करने थे, एक इम्यूनिटी उनकी देखनी थी, IgG IgM जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो PCR के लिए हमारे साथ कैरियर कितने हैं और कितने लोग हैं बेहतर। एंड इफ इट इज द 60% हमारे साथ पॉपुलेशन आ जाती है कि ऑलरेडी जो इन्फेक्ट हो सेहतमंद हो चुके, तो देयर इज नो, आंखें बंद करके आप बोल दें कि हमने जो है लॉकडाउन नहीं करना। अब जस्ट थिंक ऑफ कि 3 अप्रैल को मेरे जैसे मतलब एक बंदे ने या हमारी जैसे किसी तंजीम ने ये किया, और अगर हुकूमत अभी भी नहीं कर रही तो सवाल तो फिर पैदा होता है कि वी हैव टू बी वेरी गुड एंड बी साइंटिफिक अबाउट द डिसीजंस व्हाट वी मूव। ये जो एक जो चीज है ना, मैं माफी चाहता हूँ आपके साथ, ये कहना भूख से मर जाएंगे, और भूख से तो पहले ही मर रहे हैं। मतलब यू से कि मैं थोड़ी टफ बात कर जाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जरूर सजेशंस लूंगी कि क्या होना चाहिए आपके ख्याल में जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की है, बिलाल ने भी बात की है, चेन को ब्रेक करने के लिए जो कि एक बन चुकी है, जो SOPs पूरी दुनिया में फॉलो किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है कि हम उन्हीं को फॉलो करें। आपको लगता है कि पहले दिन से लेकर आज तक उन SOPs को अच्छे से फॉलो किया गया है, अमल दरामद करवाया गया उस चेन को ब्रेक करने के लिए? अगर आप मुझसे एक लफ्ज़ में जवाब पूछेंगी तो मैं कहूँगी नहीं। अगर डिटेल में कहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बिलाल की बात पे थोड़ा सा करना चाहती थी। इन्होंने स्वीडन और नॉर्वे की मिसाल दी, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि उनकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उनका लिटरेसी लेवल कैसा है। लॉकडाउन स्मार्ट हो, लेकिन लोग अगर अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी इफेक्टिव लॉकडाउन हो। डॉक्टर साहब यही तो मसला है, लोग नहीं मान रहे हैं। आपके सामने है सिद्रा, आप अभी ट्रैफिक में देख लें जो हालात हैं, अभी आप बाजारों में चले जाएं, और आपको पता है हमारी कौम को इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो समझने की जरूरत है। हम अगर जरा सा भी कैजुअल हो जाएंगे तो हमारे हाथ से ऐसे हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी भी अगर आप हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी देखें तो मोर देन 70% आपकी कैपेसिटी फुल है। पंजाब की, पाकिस्तान की बात, जी मैं लाहौर की बात कर रही हूं, और लाहौर ये सबसे बैडली हिट है। कल के दिन में आप देख लीजिए कि 488 न्यू केसेस हैं। सो आप अगर अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो गिन के आपके कुछ अस्पताल हैं उनमें अगर 100 मरीज सिर्फ कोविड के ही एडमिट कर लेंगे, और अभी आपके बाकी सारा जो हेल्थ सिस्टम है वो डिस्टर्ब है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके जवाब से एक और सवाल रेलिवेंट है कि जैसे आपने खुद ही बता दिया कि 70% जो कैपेसिटी है वो फिल हो चुकी है अस्पतालों की, तो फिर होम आइसोलेशन पे इतनी ताखीर क्यों है? उसके अभी तक SOPs क्यों नहीं बने? उसके SOPs बिल्कुल बन चुके हैं सिद्रा। होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन यही थी कि पहले फ्लाइट्स का इंतजार हो रहा था कि वो आएंगी तो उसके बाद अलाउ किया जाएगा अथॉरिटीज़ की तरफ से, फिर फ्लाइट्स भी आपको पता है आना शुरू हो गई। अब ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो गवर्नमेंट जो है वो होम आइसोलेशन अलाउ कर देगी। आपने TV पे खबरों में खुद भी आपने अनाउंस किया कि CM की तरफ से जो है अनाउंस कर दिया गया है कि अलाउ कर रहे हैं। सो देखिए, होम आइसोलेशन एडवोकेट तो हम करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी ना 2 एज सोर्ड है। अगर आप उसमें भी कैजुअल हो गए, अगर लोग घरों में एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये इन्फेक्शन आपके हर घर से निकलेगी। सो इसमें पेशेंट एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी मॉनिटरिंग। अगर आप एक पर्सन को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने तौर पे घर में अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, तो आप उसको रिस्क भी कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो फिर तो ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे बाशऊर लोग भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल समझ भी रहे हैं। ये अलाउ करते हुए एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जो असेस करेगी, एक तो कि उसके घर में इतनी कैपेसिटी भी है, इतने रूम्स भी हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर सकता है। अभी कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी फॉर्म हो चुकी है, लेकिन इस कमेटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क चाहिए ना। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी, एक डॉक्टर जो उसको असेस करेगा कि उसकी डिजीज माइल्ड है, वो घर पे रह सकता है या नहीं रह सकता। फिर एक हेल्पलाइन एसोसिएटेड है उसके साथ, जिसके साथ मरीज को अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी हो तो क्या कम्युनिकेशन होगा जिसकी तरफ से वो हॉस्पिटल में रुजू कर सकेगा। उसके अलावा इन पेशेंट्स की टेस्टिंग कैसे होनी है। ऑब्वियसली जो लोग पेशेंट्स घर में आइसोलेट करेंगे उन्होंने 10th या 14th डे पे रीटेस्ट भी होना है। सो ये एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है जो इसके साथ बैकग्राउंड में इन प्लेस होने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम आइसोलेशन। बिलाल, मुझे ये बताइए कि ये SOPs जो तय किए जा रहे हैं, काफी दिन से हम ये मामला सुन रहे हैं, वफाक इजाजत दे चुका है, लेकिन पंजाब में अभी कहा जा रहा है कि अभी फैसला होना बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेदारी होगी?
देखें सिद्रा, ये होम आइसोलेशन एक हफ्ता पहले भी कहा यह जा रहा था कि इसको आज इम्प्लीमेंट मीटिंग आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसकी गाइडलाइंस बना दी गई हैं। जिस तरह मैडम सोमिया बता रही है कि उसको देखा जाएगा कि मतलब टेस्टिंग किस तरह करनी है, रूम्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे केयर टेकर है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है या नहीं, ये तमाम मामला देखने के बाद ही फिर ज़िला इंतज़ामिया हेल्थ डिपार्टमेंट्स को परमिशन देगा, उसको देखने के बाद कि आया इसको हम इजाज़त दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। लेकिन अच्छा स्टेप है। और इस हवाले से क्योंकि तकरीबन कोई 1 माह पहले मेरी वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी बात हुई थी, तो उनकी जानिब से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि हमने गाइडलाइंस बना ली चुकी है, लेकिन एक गाइडलाइंस तो बन गई है लेकिन बाकायदा तौर पर अभी अप्रूवल नहीं आया। बहुत शुक्रिया बिलाल। डॉक्टर सोमिया साहिबा, निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आतिफ परवेज, हमें ये बताइए कि ये जो फैसले होने जा रहे हैं अभी इस पे सोचा जा रहा है और ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी इसके प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं बनाया कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। फीसों का क्या होगा जब पेपर नहीं होंगे, तो जो बच्चों ने फीसें अदा कर रखी हैं वो क्या वापस रिफंड हो जाएंगी? फीसों का मामला भी वो इम्तहानात के साथ जिस तरीके से उसका फैसला है, इस हवाले से भी फैसला नहीं हुआ कि ये एक दफ़ा ही जो वफाकी जो इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन है उनकी तरफ से डायरेक्शन आएगी और उसके बाद जो है पंजाब इस हवाले से फैसला करेगा। लेकिन 1-2 ऑप्शन ये भी है कि उनका ये कहना है कि हो सकता है कि अगले साल जब इम्तहानात होंगे तो बच्चों को उसी फीस में एडजस्ट कर दिया जाए। तो ये भी है कि जो अब माहिर तालीम है, ये असातिज़ा हैं, जो स्कूलों की इंतज़ामिया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक से निकलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट में, किस तरह हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है बाद में कंटिन्यू कर सकें, बिल्कुल ऐसा भी होता है। मामला है। तो दूसरी ये कि जो तालीम के असातिज़ा हैं, जो माहिरीन तालीम है, वो भी इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि जून में ये छुट्टियाँ ख़त्म होने जा रही थी। अगर गवर्नमेंट ने इस हवाले से फैसला करना था तो पहले तमाम SOPs को तैयार किया जाता, कर लेते, एक हफ्ता और ले लेते, फिर उसके बाद ऐलान करते, ताकि हर सवाल का जवाब जो है। ठीक है आतिफ, मजीद भी हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर हैं आप हायर एजुकेशन कमीशन के। प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुमायूं साहब, बताइएगा कि ये अहम फैसला सामने आया है कि हुकूमत की जानिब से अब इम्तहानात जो मुख्तलिफ क्लासों के हैं, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, नहीं होंगे। तो सर ये फैसला किन बुनियादों पर किया गया है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया है। जो 9वीं जमात में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया तो इसका मतलब है 10वीं जमात में उसको अब मौका नहीं मिलेगा कि वो अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर ले। जी, ये मुख्तलिफ सूबों के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। जो हमारे डिपार्टमेंट ने तो उनको डिटेल्स जो ये फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन बनाई थी उसको सजेशंस दी थी कि क्या मुमकिन है। उसमें जो सबसे एक सजेशन ये थी कि 9th और 10th के कॉम्पोजिट एग्जाम्स दिए जाएं नेक्स्ट ईयर, जिस तरह पहले होता था। और ये वैसे भी ज़ेरे गौर था कि आप ईयरली एग्जाम्स को ख़त्म किया जाए और ये एक ही दफ़ा इम्तिहान लिया जाए, जिस तरह O लेवल्स का एग्जाम होता है दुनिया में, क्योंकि हर वक्त जो बोर्ड्स हैं वो इम्तिहान लेने में लगे रहते हैं। तो ये ऑलरेडी ज़ेरे गौर थी बात। फिर इस कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये सजेस्ट किया कि 9th के बच्चे जो इस साल एग्जाम नहीं देंगे वो 10th में ही उनका एग्जाम हो जाएगा, इसी तरह जो 11th के बच्चे उनका 12th में ही हो जाएगा। फिर इशू ये आया कि और मैट्रिक रिलेशन के एग्जाम्स तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं पंजाब में, तो वो हमारा तो इशू है ही नहीं। सिर्फ एक इशू रह जाता है कि जो बच्चे इस साल जिन्होंने 12th का एग्जाम देना था उनका क्या बनेगा, और स्पेशली क्योंकि 12th के एग्जाम की बेस पे ही उनका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। तो हमने एक सजेशन ये दी थी कि 15 जुलाई के बाद हमें अलाउ करें और हम एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं उनकी सोशल डिस्टेंसिंग करा के। दूसरी ऑप्शन ये थी कि अगर वो ज़ाहिर बाकी सूबों ने भी एग्री करना था जिस ऑप्शन पे, वही फाइनल होनी थी, वो ये थी कि अगर आप नहीं अलाउ करेंगे तो फिर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स को और एंट्री टेस्ट को कंबाइन करके एडमिशन दे दिए जाए। तो ये एक दूसरी सजेशन थी। अभी उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उसके तहत जो मोडालिटीज हैं वो अब ये नेक्स्ट का मेरा जो वीक है इसमें बैठ के हम अपने बोर्ड्स के साथ मीटिंग करके तय करेंगे। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या होगा और कुछ लोगों में मार्क्स कम है उनका क्या बनेगा। तो ये अपने हम बोर्ड्स के साथ मीटिंग करके तय कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
ठीक है यासिर साहब, आपने जिस तरह से रिलैक्स अंदाज से जवाब दिया है, यकीनी तौर पर लग रहा है मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। सवाल ये भी आपने कहा कि मैट्रिक के इम्तिहानात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल्स बाकी थे, और बहुत सारे तलबा और तालिबात ऐसे होते हैं जो कि चाहे पेपर अच्छा ना लिख पाएं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर किस बुनियाद पर मिलेंगे उन्हें? इसकी बुनियादी जो अहमियत है वो यही है कि आपने एडमिशन लेना होता है कॉलेज में इस बेस पे, और आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो है वो आमतौर पे रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें। प्रैक्टिकल्स में आप ठीक कह रही हैं कि लोग ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज मार्क्स कम भी आएंगे तो क्योंकि एडमिशन सब लोगों में इफेक्ट एक ही तरह का हो रहा है ना, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनको एक ही तरह का इफेक्ट हो रहा है, तो कंपटीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। सर, फीसों का क्या बनेगा? पेपर नहीं होंगे तो क्या बच्चों को उनकी फीसें वापस अदा कर दी जाएंगी, रिफंड कर दी जाएंगी? ये एक्चुअली बोर्ड जो ऑटोनमस बॉडीज है, इन्होंने अनाउंस किया, ये हमने मंडे को बोर्ड्स के साथ एक मीटिंग रखी है, उसमें मेरा ख्याल है फीसेस अगर पेपर्स नहीं हो रहे तो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए और फीसेस कम वापस की जा सकती है। ठीक। सर, ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज की भी हमने जरूर बात करनी है, उनके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम चलता है, वो क्या अपने पेपर लेने के पाबंद होंगे, बच्चों के एग्जाम्स रूटीन के मुताबिक होंगे, या फिर वो भी पहले सेमेस्टर्स की बुनियाद पर बच्चों को आगे प्रमोट कर देंगे? सेमेस्टर जो है वो बेसिकली 3 माह तो सेमेस्टर चल चुका था, कईयों का 2 माह चल चुका था, तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी थोड़ा सा कैलेंडर डिफरेंट होता है, वर्ल्ड वाइड ऐसे ही होता है, और उनका जो सेमेस्टर में क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, उसमें ऑप्शन ये है कि आप असाइनमेंट्स लेके लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। इवन अमेरिका में ऐसे वैसे भी होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा हो। आपकी यूनिवर्सिटीज ने, अभी मैं इत्तेफाक से खुद वहाँ पे फंसा हुआ था अमेरिका में, तो वहाँ पे एकेडमिया के साथ आई वाज इन टच, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने मुख्तलिफ ऑप्शन अपनाए हैं, कुछ ने ऑनलाइन टेस्टिंग कर ली, कुछ ने असाइनमेंट्स दे दी, और क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे वेरियस सॉल्यूशंस, और हर यूनिवर्सिटी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है तो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, देयर डजंट हैव टू बी अ ब्लैंकेट, यू नो। हुमायूं साहब, ये जो मैट्रिक का और एफए के पोजीशंस का एक मामला होता है, और बहुत सारे तलबा और तालिबात अच्छी खासी मेहनत भी करते हैं कि हमने पोजीशन लेनी है, आगे एडमिशन के लिए उनको स्कॉलरशिप की जरूरत होगी, उसका क्या होगा? क्वेश्चन ये भी है। ये एक वन टाइम प्रॉब्लम है। वैसे हम तो जिस सोल्यूशन पे पहले से काम कर रहे हैं कि इन मार्क्स के चक्करों से लोगों को वैसे ही निकाला जाए। आपको शायद दिल में होगा कि लास्ट ईयर हमने एक कॉलम इंट्रोड्यूस किया था रिलेटिव ग्रेडिंग का, ये जो हमारे मुल्क में दौड़ लगी हुई कितने मार्क्स और 850 में से 840 मार्क्स लेने, ये तो वैसे ही एक अनहेल्दी ट्रेंड था, और जिसको हम वी वांट टू डू अवे विद इट। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, और इसको हमने बना लिया हुआ है पाकिस्तान में, और ये मेरा ख्याल है इसके मुस्बत नतीजा नहीं आ रहा स्टूडेंट्स पे इन एनी केस। सर, मीटिंग कब तक होने वाली है बोर्ड के साथ, और कब तक मुकम्मल क्लियर फैसला सामने आ जाएगा कि क्या होगा, कैसे क्लियर हो जाएगी? विद इन मंडे, ज़ाहिर है वर्किंग डे नेक्स्ट मंडे ही है, तो पहली मीटिंग मंडे को ही हो जाएगी। मेरा ख्याल है ऐलान हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब। हुमायूं साहब, ये आतिफ परवेज नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आतिफ। राजा साहब, छुट्टियां तो आपने 15 जुलाई तक की हैं, तो आगे इसको बढ़ाने के चांसेस हैं कि ये सूरत हाल को देख के फैसला किया जाएगा? जी, ये हर एक का ओपिनियन था, और कई KPK वाले तो कह रहे थे कि बिल्कुल जरूरत नहीं है शुरू कर दें। मेरा अपना भी ये ओपिनियन था कि, लेकिन हर ज़ाहिर आपने जब कलेक्टिव डिसीजन पे जाना होता है तो आप देखते हैं कि मेजोरिटी क्या कह रही है। तो मेजोरिटी वज़रा का ये ख्याल था कि फिलहाल हमें स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए और कॉलेजेस, तो फिलहाल फिर उन्होंने एक्सटेंड किया 15 तक। होपफुली सिचुएशन इंप्रूव भी हो जाएगी और ये खुल जाएंगे कॉलेजेस। मतलब मेरा अपना, अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आतिफ, हुमायूं साहब ने जिस तरह से बात की है, ऐसा ही लग रहा है कि कोई मामला ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। शायद उन्होंने पहले जो कुछ तजावीज़ हैं वो सोच रखी है, और जो अभी उसको डिस्क्लोज ना किया उसके बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, वालिदैन में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो हल किया जाएगा, कौन से SOPs होंगे जिनकी बुनियादों पर जो है इन चीज़ों को हल किया जाएगा। और उन्होंने खुद भी अपनी टॉक में भी कहा कि एक वन टाइम है तो वन टाइम में कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें अगर
ऊपर नीचे या बाद में कुछ उसको बेहतर किया जा सकता है। तो अब ये देखें पीर को क्या फैसले करते हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ें जिस तरीके से ऑन ग्राउंड है, 41 लाख बच्चे हैं, 25 लाख जो है वो मैट्रिक और 9वीं जमात के हैं और कोई 16 लाख के करीब बच्चा जो है वो इंटरमीडिएट का है। तो ये इनके आगे एक साल का पूरा साल इससे जो मुतासर होना है या इसे नॉर्मल होगा, ये अब पीर को पता लगेगा किस तरीके से चीज़ों को ये शक्ल देता है। क्योंकि अभी तक तो मेरा ख्याल है हर सवाल का यही जवाब था कि होने मीटिंग होगी, उसमें बात करेंगे, तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी, लेकिन बात फिर वही है कि अगर प्रॉपर एक मुकम्मल फैसला नहीं किया गया था तो फिर पहले से ऐलान क्यों कर दिया गया? इस हवाले से बहुत सारे लोग जो टीचर जो है वो कह रहे हैं कि जब जून में छुट्टियां खत्म हो रही थी 1 जून से, तो आप ऐलान थोड़ा ईद के बाद कर लेते और उस वक्त जो है तमाम टाइम मौजूद है, उस वक्त तक जो है तमाम SOPs को फाइनल कर लिया जाता कि किस तरीके से इम्तहानात मुनक्किद करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे वो खुद कह रहे हैं, और ये भी एक सादा ने कहा है कि जैसे खुद उन्होंने इसकी अहमियत को उजागर किया कि पार्ट 2 के पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेना होता है। तो ये थोड़ी तादाद में बच्चे थे, इनका इम्तहान जो है वो मुनक्किद किया जा सकता था। और क्योंकि तमाम तालीमी इदारे इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए तमाम इम्तहानात जो है वो मुनक्किद कर सकते थे, तमाम नहीं सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 2 के, ताकि बच्चे जो हैं वो उनका मेरिट भी क्लियर हो जाता, उनको पता होता कि पोजीशंस क्या आनी है। तो ये चीज़ें जो है इंटरमीडिएट से इम्तहानात से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज़ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और मामला ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान तो हो चुका कि इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे तलबा और तालिबात भी हैं जिनके इम्तहान लिए भी जाएंगे। तो इसलिए अभी डिटेल फैसले का इंतजार करना होगा कि क्या SOPs बनाए जाते हैं, किस तरह से इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, आप इसी टाइम पर बेस्ट ऑफ जागो लाहौर देख पाएंगे। पीर की सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।